तुम लोग का डीओपी कौन था? डीओपी फरूक था, जो कि पहले सी चैनल के लिए काम करता था। हाँ। और फिर हमने उसको काट लिया था। नहीं, यहाँ से वो कहीं और गया था, हमने वहाँ से तोड़ा था उसको। अच्छा ये बताओ कि जैसे अब इसमें दिखाया है कि फिल्म बनाने गए हैं और हो रहे हैं वाकयात, जैसे अभी इसमें मैंने डायलॉग सुना, वो कह रही कि सिग्नल्स नहीं आ रहे। हाँ। तो ये कभी क्या ऐसा भी हुआ कि वहां जाके जो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया उसका भी लिख तुम रहे थे तो लिख के फौरन से सीन बना दिया, ऐसा कुछ हुआ? कि वहाँ पे सिग्नल नहीं आते थे हम लोग, वहाँ पे सिग्नल वैसे भी नहीं आते थे, मैंने नहीं बताया आते था आपको। थे। हाँ, और नहीं ये पहले से लिखा हुआ था या सीन ये वहीं पे लिख के बनाया? नहीं, ये वाला सीन लिखा हुआ था, लिखा हुआ था, फिल्म का हिस्सा था ये। तुम रात को क्या उठ के लिखते थे? फिल्म तुम ही लिखते थे ना वो? या कोई और लिखवाता था तुमसे? तुमने कहा ना मेरी आंख रात को खुल जाती है तो मैं उठ के लिखना शुरू कर देता। नहीं, वैसे मैं कहता हूँ वुमन लाइफ में रात में उठ के लिखना शुरू कर देता हूँ मैं, तो वहाँ पे कौन उठ के लिखेगा? वहाँ पे वैसे डर लग रहा होता था, इतना थक के सोते थे। मैंने कहा कि वहाँ पे तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हाँ, थक के आके फिर डर नहीं लगता था सोते हुए? बस खत्म, गायब, लेटे और गायब हो गए। गायब? अच्छा सुबह कैसी होती थी वहाँ की जहाँ शूट किया? हसीन। हाँ हसीन, क्योंकि हम वैसे भी कराची में तो बिल्डिंग जितनी है वो खूबसूरती दिखती नहीं है आपको, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर जंगल और लिटरली पाकिस्तान में वो खूबसूरती है जो एरिया जो हमने कभी देखी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि और पाकिस्तान का जंगल पहली बार शूट हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हमेशा हम पाकिस्तान में पहाड़ी इलाका शूट हुआ है या खेत खलियान शूट हुए हैं या रेगिस्तान शूट हुए हैं, पाकिस्तान का जंगल कभी शूट नहीं हुआ था। तो ये पहली बार है कि किसी फिल्म में पाकिस्तान का जंगल शूट और उसके साथ लेक भी है। और जंगल में जाके तुम्हें पता चला हुआ कि इंसान तो यहाँ बसते हैं। वाकई सारे जंगली तो शहर में चले गए। वाकई, और यार वाकई ऐसे परिंदे देखे थे। ऐसा होता है कि तुम लोग तो चलो काम कर रहे थे, शूट हो रही थी, तो क्या ऐसा है कि जिसकी शूट किसी एक दिन ना हुई हो और वो बैठा रहा हो, क्या ऐसा है कि जंगल की जो लाइफ है वो बहुत स्लो लाइफ होती है? अच्छा, हम पता ये एक तो चीज के वो टाइम गुजर नहीं रहा होता। अच्छा, एक दिन था ये फारिग हो गया था जल्दी, एक दिन में जल्दी फारिग हो गया था और दोपहर में हो गया था, तो फिर मैं जाके सो गया, क्योंकि ये तो सोतू आदमी है तो उससे बात ही नहीं करता, सिर्फ सोता कैसे पहले भाई फिल्म में तो जाग रहा था ना। ये फिल्म में ही सो रहे थे, कैमरा रख के सो गए कहीं। आजकल तो वैसे भी अर्ली उठना होता है, क्योंकि मुझे भी एक शो करना होता है, तो उस चक्कर में जल्दी उठने की इतनी आदत पड़ गई है कि अब मैं रात में 9 बजते हैं और मैं भाई वो कह रहे 3 बजे फ्री हुए थे तुम? नहीं 3 बजे तो वहां से शूट से फ्री होते थे ना, दोपहर में फारिग हो। 1-2 दिन ऐसा हुआ कि जल्दी, वैसे तो हम लोग शूट में जितने भी लोग थे सब लगे हुए भी होते थे, प्रोडक्शन का काम भी कर रहे होते थे। अच्छा। क्योंकि प्रोडक्शन बैकग्राउंड है तो कुछ चीजों को पता भी है, तो वो लगे हुए होते थे, सही काम भी कर रहे हैं। उनके साथ वो असिस्टेंट भी बने हुए हैं कि यार ऐसे नहीं, इसको ऐसे शूट कर लो, जिस लाइनअप कर रहे हैं, क्योंकि लोग, हमारी जो स्ट्रेंथ थी लोगों की वो बहुत कम थी, क्योंकि एक्टर्स और जो हमारी टेक्निकल टीम थी वो सब मिलके काम करते थे। तो ये एक अच्छा था। 20 मई को तो रिलीज हो रही है, 20 मई को रिलीज हो रही है सिनेमा में, आप देख सकते हैं। अच्छा, जब इस फिल्म की खास बात ये भी है कि ये शायद पाकिस्तान की सबसे तेज शूट की जाने वाली फिल्म है। 12 दिन में इसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। अच्छा। सिर्फ 12 दिन में। और वो क्यों हुई थी? अक्सर लोग पूछ रहे हैं 12 दिन में फिल्म कंप्लीट कैसे की? मैंने कहा बहुत, एक तो हम जंगल में थे, वैसे हम डरे हुए थे, हम दिन रात काम कर रहे थे कि जितना जल्दी हो भागो यहाँ से। डर के मारे। वाकई हमने दिन रात मेहनत करके और अर्ली मॉर्निंग हम स्टार्ट करते थे, और फिर ये तो अगर लंच ब्रेक आता था एक, फिर शाम में खाना फिर क्या सामान लेके गए थे या नहीं? बेसिकली वहाँ पर हम जिस जगह पर फार्म हाउस पर रखे थे वहाँ वो सरदार की जमीन थी, बेसिकली पूरा जंगल सरदार की टेरिटरी है, सरदार नवाज खान नाम था उनका। तो उनके अपने जो लोग थे वहाँ पे वो थे, और वहाँ से सबसे करीबी जो गाँव था वो तकरीबन 40 किलोमीटर था, जो करीबी कंबर जो जगह है, तो वहाँ से डेली खाना आता था। अच्छा, ये अपने जो एक झील देखी थी जिसकी शॉट था, ये वही उसी लोकेलिटी की, यहाँ ये फिश फार्मिंग होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मछलियाँ होती थी, तो हम फ्रेश मछलियाँ वहाँ से निकलवा के वो मछलियाँ खाते थे, और फिर वो जो चावल होते थे गांव के निकले हुए, वो गांव के चावल, और फिर चावलों की रोटी, हाँ, चावलों की रोटी और इस साइज की रोटी तो मुझे भी बहुत पसंद है, इस साइज की बनती थी, और पहली बार खाई थी मैंने तो। अच्छा, हम गाना देखें बिल्कुल आपकी फिल्म का? जी गाना दिखाइए जरा। तो हम अभी बात कर रहे थे एक्सपन की, और ये बता रहे थे कि जंगल में हमने शूट किया और तमाम चीजें, ये तो चलो मर्दों की बात। आप भी नहीं डरे होंगे? इनका कहना है लोग नहीं डरे, ये डरे हैं वो। नहीं, जवेरिया सबसे ज्यादा वही डरा है, सबसे ज्यादा वही डरा है। वही वो तो डर रहे थे, भागता था। एक्सेप्ट करता हूं भाई, मैं तो डरा हूं। डरे ये भी हैं, झूठ बोलते। मैंने बता दिया यार, मैंने सच बताया जो पे ना।
अच्छा, लड़कों की तो चलो अलग बात है, फिर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मैं लड़कियां बहुत डरपोक होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियां बड़ी बहादुर थी, निडर थी। लड़कियां शुरू के 3-4 दिन में थी, जब तक हमने मगरिब के बाद का टाइम बाहर का नहीं देखा था। जिस दिन हमने देखा था उस दिन हमें एक्चुअली रियलाइज हुआ था कि हम बैठे कहाँ पर हैं। ये कोई वो जगह नहीं है कि वो दिन की रोशनी में बिल्कुल इतनी खूबसूरत जगह थी, वो इतनी खूबसूरत जगह थी, और रात के वक्त देख के उतनी ही खौफनाक जगह थी वो। तो वो जब तक नहीं देखा था तब तक के लिए तो बहुत खूबसूरत थी, देखने के बाद उसके बाद ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकती कि हम नहीं डरे। हम दोनों लड़कियां सो नहीं रही थी। ओहो, सोई नहीं रही थी? नहीं, लड़कियों को वैसे ही बातें करने की आदत होती है। नहीं, हम बातें नहीं करे तो उस दिन हम डर से बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। ये भी डरे हैं। एक दिन उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को कुछ देखा। अभी मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपने क्या कुछ देखा वहां पर, लेकिन पहले मैं बुला रही हूँ इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनको। आपकी बहुत सारी तालियों में नवीद अरशद। भाई कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है फिल्मों का, उन फिल्मों में एक स्केरी मूवी या हॉरर मूवी आना, ये एक जरा डिफरेंट बात है। बिल्कुल। तो कैसे सोचा आपने कि नहीं, मैंने अपने पैसे लगाने हैं तो स्केरी मूवी या हॉरर मूवी लगानी? क्योंकि प्रोड्यूसरों का एक ही मसला होता है, क्योंकि पैसा उनको लगाना होता है, तो बड़ा सोच समझ के देख के करते हैं कि जी टॉपिक क्या है, किस तरह की फिल्म हो, कौन से एक्टर्स हो, कौन डायरेक्टर हो। देखिए, एक तो आपने बात खुद ही कह दी है, इसका जवाब आपने अपने सवाल में ही दे दिया है कि इस तरह की फिल्म इनिशिएट करने के लिए पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोड्यूसर का, कि वो खाली पैसे लगाता है, वो फाइनेंसर होता है, वो प्रोड्यूसर नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप कहीं बाहर जाएं तो फाइनेंसर्स अलग होते हैं, प्रोड्यूसर्स अलग होते हैं। तो वी आर बेसिकली प्रोड्यूसर्स, वी आर बेसिकली एड फिल्म प्रोड्यूसर्स, और हम हमेशा इसी तरह की चीज़ों की तलाश में होते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट ये तो ये लोग बताएंगे, या कल के बाद वो कहते हैं ना हर फ्राइडे कुछ होता है फ्राइडे के बाद व्यूअर बताएगा या देखने वाले बताएंगे कि फिल्म कैसी है, हिट हो या फ्लॉप हो। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए ऑप्ट किया था कि ये डिफरेंट है। डिफरेंट है जो सवाल आपने सवाल में ही जवाब दे दिया था, तो इट्स डिफरेंट। ये एक चीज़ थी जिसने मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए, मतलब वो जो आप कहती हैं ना कि पैसा लगाने के लिए तैयार किया था। ये अच्छा, ये बताएं कि अच्छा मैं एक ब्रेक लेती हूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे सवाल करूंगी एक और। हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। की टीम हमारे साथ मौजूद है और मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी। एक तो ये सवाल कि प्रोडक्शन में कितनी परेशानियां आई, क्योंकि हमें पता चला कि जंगल के अंदर मौजूद थे और बहुत दूर शहर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको फेस नहीं कर पाते। जैसे उन्होंने कहा कि मोबाइल के सिग्नल्स बहुत कम आते थे और दूसरी और चीज़ें, खाने पीने की, सारी ज़िंदगी गुजर रही होती जहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। तो आपको क्या ऐसा लगा कि क्या मुश्किलात पेश आई? दूसरी चीज़ मैं आपसे बाद में पूछूंगी, पहले इसका जवाब दें मुझे। अयाज भाई आप अच्छा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आप बताएं, को प्रोड्यूसर से कह रहे हैं कि आप बताएं। जो लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम आते हैं वो तो सारे आए, मतलब आप भी प्रोडक्शंस कर रही हैं काफ़ी ज़माने से, तो वो तो सारे आए। मतलब ये नहीं पहुंचा तो वो नहीं हो रहा, तो ऐसा कब है, तो कॉस्ट्यूम का क्या हुआ, तो मेकअप वाला कहाँ रह गया। तो नहीं कहा कि इस जंगल में हमें कॉर्नेट आइसक्रीम ला कर नहीं, ये मैं ये इसलिए नहीं कहा कि ये सब इनका खुद किया धरा था। तो ये अयाज या दानियाल या मारूफ, ये इनमें से तो कोई मुझे कुछ कह ही नहीं सकता था। जवेरिया ये शूट से 3 दिन पहले अयाज और इमरान हुसैन जो इसके डायरेक्टर हैं मेरे पास आए थे, मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ करते हैं, देखो क्या है क्या नहीं है। कह रहे नवीद भाई टीप का बंद आपको बताने जा रहे हैं अब हम। मैंने कहा वो क्या भाई? कि कह रहे हैं कि हम परसों शूट पे जा रहे हैं हम गन पॉइंट पे गए थे। अच्छा गाइस, हम फीचर फिल्म की बात कर रहे हैं, हम 15 मिनट के किसी सेगमेंट की बात नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने खैर बताया कि इनका होमवर्क 4-5 महीने से चल रहा था और फॉर्चुनेट फॉर देम, फॉर्चुनेट फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने वो चीज़ ऑप्ट की और ये लोग इस कॉन्फिडेंस से मेरे पास आए थे। तो
आपने ट्रस्ट किया इन पर। आपके साथ कोई ऐसा वाकया, कोई हादसा ऐसा पेश आया कि आपने कहा कि नहीं मुझे तो बस आज ही वापस जाना है? हादसा यही था जब वहाँ पे रात हो जाती थी, वो एक अपने आप में हादसा था। वो लोकेशन फिर शूट भी हॉरर करना है, जाना भी सबसे हॉरर जगह पे है, तो उससे बड़ा हादसा कोई हो नहीं सकता। कुछ ऐसी फीलिंग होती है? सबसे पहला झटका हमें तब लगा था जब हम अभी उस लोकेशन पे एंटर होते हैं और हम सबके मोबाइल बंद। सबसे पहला झटका आप लोगों ने कहा होगा ये कोई दूसरी ताकत है। नहीं, हम सब ये ये कोई सोच आज से के भी गए ताकत थे, है। नहीं, हम सब ये सोच के गए थे जंगल में जाएंगे, वहाँ पे तस्वीरें लगाएंगे फेसबुक पे और ये वो। नाचेंगे, गाएंगे, इंजॉयमेंट भी करेंगे। और हमारा ज़्यादातर, मुझे तो ये था कि हम लोग पार्टी वहाँ पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब एक ग्रुप में जाते हैं और सारे एज फेलोज होते हैं तो ठीक है, वहाँ पे मज़ा आएगा। लेकिन वहाँ पे साथ जाते सबसे पहले पता चला यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है, घर वालों से कोई बात नहीं हो सकती है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी लिमिटेड हैं। जो पक गया वही खाना पड़ेगा। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। एंड जाहिर सी बात है बिकॉज और वहाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर हमें जो भी मिलता था हमने वहाँ की स्पेशलिटी ट्राई की थी। उन्होंने जो वहाँ के थे जिनके घर हम रुके हुए थे, उन्होंने हमें एक ख़ास किस्म की कोई फ़िश थी वो बना के दी थी, जो कि हमने पहले कभी नहीं खाई उसका। और वो फ़िश भी कुछ डिफरेंट थी, वो फ़िश और उसको पकाने का तरीका भी कुछ डिफरेंट था। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं आगे तक बोला हो कि भाई आगे तक ले चले, फोन पे बात करने के बाद से जाके बात करते थे? अयाज था हमारा पीसीओ, पीसीओ था। पीसीओ था, इसको पकड़ के एक स्पॉट पे लेके जाते थे, वहीं से सिग्नल आते थे, तो फिर लाइन लगी तो होती कैसी लगी जिंदगी बगैर फेसबुक के और बगैर मोबाइल फोन? ज्यादा एंजॉय किया हमने। थी। ऑक्सीजन है ना किस किस लड़के की गर्लफ्रेंड जो नाराज हुई कि तुमने मुझे देखो ना इतने दिन तक फोन नहीं किया? कौन, कहाँ, किस किस का ब्रेकअप हुआ इस बात पे? नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं। यूं करे, इशारे हो रहे हैं आंखों आंखों में कि भाई इस बात पे क्या मैंने जवाब कहा कोई संभाल लो बात। नॉर्मल है भाई देखिए, मतलब सबकी हुई होगा। शादीशुदा हूँ, मेरी तो बीवी उससे क्या होता है? उससे मैंने देखा वो नाराज होगी, तो जान छूटी कुछ दिन हो वो गई। नाराज हो जाती थी कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। मैं उसको क्या बताऊं, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं। कहती आप मुझसे जानबूझ के आप वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आप इतनी दूर चले गए हैं और ये हो गया वो हो गया। मैं कहता था भाई अयाज का फोन है, उसके पास ऑलरेडी 4 लोगों की लाइन लगी हुई होती है, उससे पूछना पड़ता है भाई 5 मिनट के लिए दे दे फोन। कहता है अच्छा मैं तेरा मामा से बात कर लूँ, मैं देता हूँ। ये अपनी अम्मी से बात करता था। अच्छा, मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि मेरी है पोस्टपेड लाइन, और वहाँ पे 12 दिन में अगर मेरे क्रेडिट खत्म हो गया या वो जो बिल लिमिट पूरी हो गई, तो फिर बिल भरने की जगह भी नहीं है यहाँ पे। तो जो एक फोन चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। नहीं तो किसी को कह के जमा करवा देना बिल। कोई और कोई काम नहीं आता, से बाहर जाना पड़ता है। खाना से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, एक सवाल और मैं करना चाहूंगी कि आखिर इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है कि हम लोग देखने जाएं? मैंने लोग क्यों देखें ये फिल्म? सबसे पहली चीज नए चेहरे, नए चेहरे, मतलब फ्रेश फेसेस हैं जो कि वाकई अब लोग नए चेहरे देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अब फिल्म पुरानों को दफना दे। दफना ना दें, ऐसी कोई बात नहीं, दफना ना दें, लेकिन अब ये है कि एक स्क्रीन चेंज चाह रही है, क्योंकि अब फिल्म्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़, पहली फाउंड फुटेज, क्योंकि पाकिस्तान में ये जॉनरा कभी अटेम्प्ट नहीं हुआ, और बड़े अरसे बाद भी horror। बहुत अरसे बाद हॉरर फिल्म आ रही है प्रॉपर, तो वो एक नया प्लस पॉइंट है। और उसकी बाद तीसरी बात ये है कि एक पाकिस्तानी फिल्म है और प्योर पाकिस्तानी फिल्म है, तो सिर्फ इसको। तो जी 20 मई यानी कल ये फिल्म जो परसों जो है ये फिल्म रिलीज हो रही है, और आप लोग जाएं, देखें और देखें। अब आपने प्रोग्राम देखा है, आप लोगों ने सारी बातें सुनी है कि कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो जब आप फिल्म देखेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद ये किस मुश्किलात से गुजरते हैं, एक फिल्म जो है वो बनाना कितना मुश्किल होता है, कितने सारे लोगों की मेहनत होती है, कितना बड़ा टीम वर्क होता है इस बीच। कुछ कहना चाहेंगे आप देखने वालों से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अयाज ने कहा कि ये पहली फाउंड फुटेज फिल्म है पाकिस्तान की। जो प्रोडक्शन वैल्यूज़ है इस फिल्म की, जो एक हॉरर फिल्म की डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने कोशिश की है कि हम पूरी करें और उसी स्टैंडर्ड्स पे करें जिस स्टैंडर्ड्स पे दुनिया में होती हैं। रिगिंग हो गई, मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूँगा, रिगिंग हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक हॉरर फिल्म के लिए साउंड पे हमने 6 महीने लगाए इसके, ऐसे नहीं किया है। इसकी फॉलीज पे हमने बहुत टाइम लगाया है, बैक एंड फोर्थ हुआ है। एक बहुत अच्छा सा, क्योंकि हम इसमें कोई गाना नहीं कर सकते, तो हमने एक एंड में एक साउंड ट्रैक किया, शुजा हैदर से करवाया। वो साउंड ट्रैक, इट्स अ लवली साउंड ट्रैक।
तो एफर्ट पूरी की है, बाकी इंशाल्लाह जी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और एक फिल्म के बाद फिर इंशाल्लाह लाइन लग जाए, आप लोग फिल्मों पर फिल्में बनाते रहें, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जी एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ नए लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। गजाला जावेद हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। कैसी है गजाला आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? और जी अभी अक्सबंद फिल्म की टीम हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई थी, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, राइटर, और ये मेरे पास फिर एक बार फिर होटल मूवी के पासेस हैं, जिसका मीडिया पार्टनर जो है वो एक्सप्रेस चैनल है, और मीरा जो है वो इस फिल्म में हैं, और आप इनको देखें ज़रूर, आपको पसंद आएगी ये फिल्म। तो जी ये मैं आप लोगों को दे रही हूँ, देखने जाइएगा, लेकिन भाई याद से, ठीक है? होटल मूवी के पासेस हमने आप लोगों को दे दिए हैं, एक्सप्रेस का मीडिया पार्टनर है, जरूर देखने जाइएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। और जी एक चीज और कि आज हमारे ऑडियंस में एक बच्ची बैठी हुई है और उसने मुझे कहा कि आज जो है वो मेरी सालगिरह है और मुझे आपके साथ केक काटना है। अरे वाह, है ना? बात है। तो जी फातिमा के लिए बहुत सारी तालियां। आओ फातिमा। फातिमा नाम है, आमना, आइए आमना। जवेरिया, होटल फिल्म की एक और बात तुम्हें बताऊंगी। होटल फिल्म में सना के सुसर ने, मेरी बेटी के सुसर ने भी काम किया। अच्छा। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं बाबर साहब, उन्होंने भी काम अच्छा, किया। होटल मूवी में काफी खिदमत अंजाम आपके दी साथ कौन है? कौन है आपकी? आप ही हैं। और वो कौन है? आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, शाबाश। आइए आइए। आमना कितने साल की हो गई? 11 साल की हो गई हो? अच्छा, मेरी बेटी अभी 9 साल की हुई है। चलें जी, क्या हो गया? इतना शोर हंगामा क्यों हो रहा है? शो चल रहा है हमारा अभी। चले जी, हो गई है। और ये कौन है? आपकी बहन है? ये बहन है। आओ भाई, आइए आप भी। ये फिर बुझ गई, माशाल्लाह, इतनी अच्छी वो कैंडल्स है वो। चलो आप पढ़ो। आइए ना आप। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे डियर आमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आमा, हैप्पी बर्थडे। और जी आमना के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आमना को सेहत दे, इसके नसीब अच्छे करे, बहुत तरक्की दे। और हम लोग अक्सर दुआएं मांगते हैं अपनी बेटियों के लिए, तो ये कहा जाता है कि अल्लाह नसीब अच्छे करे बेटियों के। तो जी तमाम माँ बाप की यही दुआ होती है, यही कोशिश होती है कि बेटियों को जो है वो जब तक अपने घर में रखें, शहजादियाँ बना के रखें। और फिर दुआ ये भी होती है कि जब बेटियाँ पराए घर जाएं तो उनको उससे ज़्यादा प्यार दिया जाए। हर एक की उम्मीदें यही होती हैं
कि हमारी बेटी अपने पराए घर जाके बहुत खुश रहेगी। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में लेकिन ऐसी होती हैं कि जो हम सोचते हैं वैसी हो नहीं पाती। और बेटियों के नसीब की जहाँ तक बात होती है तो माँ बाप को बस यही फिक्र होती है कि पता नहीं हमारी बेटी वहाँ पे खुश रह रही है, नहीं रह रही है, हमसे सही बात करती है या नहीं करती है, सच हमें बताती है नहीं बताती है। क्योंकि बहुत सारी बेटियाँ भी ऐसी होती हैं जो कि चाहे कितनी ही परेशानियाँ तकलीफ़ें उठा रही हों लेकिन माँ बाप को तंग नहीं करती कि माँ बाप हमारे परेशान होंगे। बहुत सारी बेटियाँ खुश भी हैं ज़िंदगी में अपनी, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो खुश नहीं हैं, तकलीफ़ें उठाती हैं, अपने घर से दूर भी जाती हैं, दूसरे का घर भी बसाती हैं, लेकिन ज़िंदगी में उनकी परेशानियां रहती हैं। और सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात माँ बाप के लिए यही होती है कि जो उनकी एक हल्की सी आ करने के ऊपर भाग के उनके पास जाते थे और पूछते थे कि भाई क्या हुआ, चोट लगी, गिर गई, क्या हो गया, वो बड़ी बड़ी तकलीफ़ें देख कर भी सब्र करते हैं और दुआ करते हैं अपनी बेटियों के लिए। और ये बहुत बड़े दिल का काम है कि अपने बच्चों को या ख़ासकर अपनी बेटियों को जो कि दिल से बहुत करीब होती हैं उनको तकलीफ़ में देखना, परेशानी में देखना, ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का और सबसे तकलीफ़ दे अमल भी है ये दुनिया का। हमारे सतरंगी के नाम एक ख़त आया था और उसमें एक बेटी ने लिखा, क्या मैं हंसती हुई आपको अच्छी लगती हूँ? अच्छा, आप कहते हैं सबको ही अच्छी लगती हूँ। फिर लोग क्यों हम लड़कियों की पैदाइश पर गम करते हैं? फिर लोग क्यों रहमे मादर में ही हमें कत्ल कर देते हैं? फिर लोग क्यों हमें बोझ समझते हैं? आप लोगों को समझाएं ना, उनको बतलाएं ना कि दुनिया हमारी हंसी से कितनी रोशन है। आपका ताउन, आपकी अपील दुनिया को हमारी मुस्कुराहटों से रोशन तरीन बना सकती है। ये था एक बेटी का खत। ये क्या कहना चाह रही थी हमसे? जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग ज्यादा खुश नहीं होते। क्या वजह है उसकी? क्या बेटियां ज्यादा खाती हैं, या बेटियां ज्यादा खर्चा उठवाती हैं अपना, या बेटियां ज्यादा पढ़ती हैं, या बेटियां तंग ज्यादा करती हैं, या बेटियां माँ बाप को घर से निकाल देती हैं, या बेटियां शादी के बाद माँ बाप को पूछना छोड़ देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह यही है, कौन माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि उनके घर पे अल्लाह की रहमत नाजिल ना हो? वजह सिर्फ यही है कि वो बेटियों के नसीब से डरते हैं कि बेटियों का नसीब आगे ख़राब ना हो, बेटियों को तकलीफ़ ना हो। अपने घर में तो रूखी सूखी खा के भी बेटियां सामने रहती हैं, प्यार करते हैं, लेकिन किसी के घर जाकर चाहे वो सोने का निवाला ही क्यों ना खिला रहा हो, अगर बेटी तकलीफ़ में हो तो माँ बाप ज़िंदगी भर सुकून से नहीं सो सकते। सो क्या नहीं सकते, उठते बैठते चलते फिरते हंसते रोते, बस एक ही परेशानी होती है, हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी। और ये तकलीफ़ दुनिया की मेरे ख्याल सबसे बड़ी तकलीफ़ है। मैं तो अभी सोचती भी हूँ कि मेरी बेटी की शादी होनी है, अभी तो बहुत छोटी है वो, तो मुझे अंदर से एक दर्द सा उठता है, रोना सा आता है, लेकिन शादी तो करनी होती है और पराए घर भी भेजना ही होता है। और पराए घर में उसके साथ क्या सुलूक होता है, या बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि वैसे ही ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठा रही होती हैं, उनके घर वालों को नहीं पता होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है माँ बाप मर जाते हैं, सुतेले रिश्तेदार होते हैं, वो तकलीफ़ देते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि माँ बाप ही इतने पत्थर दिल होते हैं कि वही अपनी बेटियों को परेशान करते हैं, दुख तकलीफ़ देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर फरिश्ते भी पैदा किए हैं और शैतान भी पैदा किए, तो जो शैतान होते हैं वो बेटियों को तकलीफ़ देते ही देते हैं। गजाला आपा हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह गजाला आपा को मैं बड़े अरसे से देखती आ रही हूँ, बल्कि सब जितने लोग भी इनको जानते हैं, इन्होंने अपनी बेटियों को बड़ी मेहनत से और बहुत प्यार से पाला। और मैं तो इनसे कहती थी मुझे नहीं लगता ये आपकी बेटी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग। और फिर बड़े ज़ाहिर है तिनका जोड़ता है इंसान, और फिर बेटियों की शादियां करता है। शादी हुई और उसके कुछ ही अरसे के बाद इनकी बेटी जो है वो बेवा हो गई। अब ये उसका दुख देख रही है। ये होता है नसीब जो लोग नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बेटी, क्योंकि वो दुख नहीं देख पाते बेटियों का। बिल्कुल, बस वही बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला से यही दुआ की जाती है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करना। लेकिन मतलब कितनी अजीब सी बात होती है कि माँ बाप, मेरा ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार जो है अपनी बेटी से करते हैं, बेटों की निस्बत भी बेटी से ज़्यादा प्यार होता है।
लेकिन उसको अगर वो 20 साल रखते हैं या 25 साल रखते हैं तो उसको पराई चीज समझ के पाल रहे होते हैं, बिल्कुल अपनी चीज नहीं समझते। मतलब मोहब्बत तो उनको दुनिया में सबसे ज्यादा उससे है, लेकिन वो किसी की अमानत समझते हैं कि ये किसी की अमानत है। जब बच्ची पैदा होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, तो माँ कहना शुरू कर देती है बेटा ये भी सीख ले, बेटा ये भी कर ले, बेटा वो भी कर ले, क्योंकि वो चाहती है कि जो अमानत है मैं उसमें खयानत ना करूं, और उसमें हर चीज जो है इतनी परफेक्ट हो कि जब किसी के घर में जाए तो वो कहे कि क्या बात है भाई, क्या बेटी है, क्या माँ ने बिल्कुल, और उसको कोई तकलीफ ना हो, सब हाथों हाथ में फूलों की तरह ना हो। उसको डांट भी इसलिए पिटती है कि उसको डांट की भी आदत पड़ जाए, कि अल्लाह ना करे कि अगर उसको किसी चीज पे ना किया जाए तो उसको ना की आदत होनी चाहिए सुनने की। अगर बच्चे सिर्फ हाँ हाँ करते रहेंगे तो हो सकता है कि वहां जाके बर्दाश्त ना कर सके। तो ये बड़ी चीजें ऐसी, और हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि आसमान से सितारे तोड़ के अपने बच्चों के लाए। खासकर बेटियां तो बहुत ही प्यारी। बाबा की अगर बात की जाए कि जो बाप होते हैं उनकी तो जान बेटियों में ही होती है। बिल्कुल। एक और ऐसा बाप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ऐसा बाप जो कि अपनी उन बेटियों को गले लगाता है जिनको जमाने ने ठुकरा दिया होता है, जिनको लोगों ने बिल्कुल डिसोन कर दिया, जिनको लोगों ने परेशान किया, तकलीफें दी, और वो बेसहारा बेयारो मददगार, जब उनको कोई रोशनी नजर नहीं आती तो वो अपने इस बाप के पास जाती हैं। दुनिया में फरिश्ते की सूरत, आपकी बहुत सारी तालियों में सारिम बर्नी। कैसे हैं सारिम भाई आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। आपकी बहुत सारी बेटियां हैं माशाल्लाह, बिल्कुल बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, और मैं अक्सर आपकी फेसबुक पे भी पिक्चर्स देखती रहती हूँ और उस पर लिखा होता है बेटी बेटी। बेटियों के लिए बहुत आप लोगों को बातें बताते हैं, लेक्चर भी देते हैं अपनी उसमें इबारतों में आपकी बेटियों के लिए बहुत प्यार नज़र आता है। सारिम भाई आपकी भी माशाल्लाह एक बेटी है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे की औलाद को अपनी औलाद की तरह रखें और समझें, और ख़ासकर ऐसे टाइम पे जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, जब बुरा वक्त आता है, जब आप लोगों का साथ देते हैं। इतना बड़ा दिल जो है माशाल्लाह आपका, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आप इतना करते हैं लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कि जितने भी आपके ट्रस्ट में या जो लोग हैं, ये खासकर लड़कियां जो हैं, सबसे ज्यादा मसला किस चीज का है हमारे यहाँ? मसला जो है ना, वो मैं जो समझता हूँ जहनी जहालत का है हमारे माशरे के अंदर। हम लोग इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा हमने अपने आप को पेश किया हुआ है। हम लोग जब समझाने बैठे ना और समझने बैठे, हम आंसू भी बहा लेते हैं, रोते भी हैं और सही होने का सोचते भी हैं, लेकिन फिर उसी माशरे के अंदर जब चलते हैं वही चीज़ें नज़र आती हैं बिगड़ी हुई, तो फिर उन्हीं के साथ जाके वैसे बिगड़े हुए खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हम बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पे बात करते हैं लड़कियों के, या कहते हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रहने वाला बच्चा भी मजलूम है, बूढ़ा भी मजलूम है, मर्द भी मजलूम है, औरत भी मजलूम है, क्योंकि जहनी जहालत। और पाकिस्तान में रहने वाली औरत जो है ना, उसे मजलूम मैं नहीं कहता, वैसे कमज़ोर ज़रूर कहता हूँ। वो पिटती जो है ना, अपनी कमज़ोरी की वजह से पिटती है। अगर ताकत उसके पास हो, या जिनके पास ताकत होती है, तो फिर वो नचा के भी रख देती है मर्दों को। हमारे यहाँ जो माशरे में प्रॉब्लम आ रही है, वो कमज़ोरी, जो भी कमज़ोर है ना, उस पर हावी होने की है। जब हम इस चीज़ को ख़त्म करने पे आएंगे, हम ये सोचेंगे कि अगर हम कमज़ोर होते और वो हावी होता, या जिधर हम कमज़ोर हैं दूसरा हावी है, तो हम पे क्या गुजरती है, क्या बीतती है। जिस दिन इस सोच से हम लोग एक दूसरे के साथ चलने लगे, साथ देने लगे, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरी माशरे में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं कि हम ऐसा सोचें या हम ऐसा करें या ऐसा हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि दिन ब दिन बजाय, जब जैसे हम लोग कहते हैं कि अब बच्चे बहुत पढ़ गए हैं, लड़कियां बहुत पढ़ गई हैं या लड़के, तो ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती जा रही है।
बहुत अच्छी होनी, क्योंकि वो आप वाली बात की ज़हनी तौर ज़हनी तौर पे पे। जहालत खत्म नहीं हो रही। जब तक किताबों से हट के अपने जहन को भी हम जहालत से दूर नहीं करेंगे, ये चीजें यही मैं भी ये कहता तरबियत में होती है हूँ। ना, अब आपकी जो हमें तरबियत तालीम जो बचपन है से ना, हो रही है। किताबी तालीम नहीं चाहिए, जहनी तालीम की वो जरूरत है तरबियत हमें। वो घर से होती है। तरबियत है, घर से नहीं होती। मेरा ख्याल है कि जो घर से स्कूल, हर तो स्कूल में एक ही सबक पढ़ाया जाता है। नहीं, मैं आपको सच बताऊं, सबसे ज्यादा निजाम आज स्कूलों का बिगड़ा हुआ है। बच्चा घर में इतना बिगड़ा हुआ नहीं होता जितना वो स्कूल जाने के बाद बिगड़ना शुरू हो जाता है। ठीक, आप ये देखें तो सही, जिस तरह हमने पढ़ा है कि आज हमारे बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। टीचर जब खड़ा होता था तो हमारी निगाह नहीं उठती थी बिल्कुल, आगे। डर के मारे। आज वो आंखों में आंखें डाल के ऐसे बात करता है जैसे कोई क्लास फेलो है वो। बाकायदा बदतमीजी होती है, आप बदतमीजी जाके होती है, देखें, बिल्कुल। मतलब अल्लाह माफ करे कि इतनी बदतमीजी होती है कि बर्दाश्त। लेकिन नहीं, उसमें एक और मारते- बात भी है, मारते भी हैं टीचर्स को लोग। हाँ मारते भी है। एक्चुअली बात ये जवेरिया की एक बात सही है कि अगर माँ पहले दिन एक्शन ले ले या पेरेंट्स पहले दिन एक्शन ले ले, जिस दिन बदतमीजी कर रहे हैं, तो उस दिन चीजें काफी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स भी आजकल ये होते हैं कि जी हमारे बच्चे को आपने कहा था तो उसने ये किया। बिल्कुल। वो ये नहीं कहते कि यार बच्चे ने बड़े आपकी माँ को मारा है। देखिए अगर उस्ताद माँ है या बाप है तो माँ बाप भी है ना वो, तो उनको मारना ये माँ की तरबियत है कि माँ जाके उसी वक्त एक लगाए ना और के माफी मांगो पायों पड़ के कि उनको मारना मुझे मारना एक जैसा है। और इसी बारे में मजीद आगे बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह की रहमतों में से एक अफजल रहमत है बेटी, जिसे दौरे जहालत के लोग पैदा होते ही दफन कर दिया करते थे। गुजरते वक्त के साथ साथ ये रिवायत बदल गई। अब इस दौर में बेटी को पैदा होते ही दफनाया नहीं जाता, बल्कि वालिदैन उसकी अच्छी तरबियत के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। जहां बेटी की माँ उसके अच्छे नसीब के लिए हरदम दुआगो रहती है, वहीं बेटी का बाप उसकी इज्जत के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। तो सोचें क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर कि जब वो अपनी नाजों से पली बेटी को दुख में देखते होंगे और चाह कर भी उसका दुख और तकलीफ दूर नहीं कर पाते। वो तकलीफ कुछ भी हो सकती है, कभी बेटी की शादी न होने का दुख, तो कभी शादीशुदा बेटी से उसके ससुराल वालों और शौहर की बदसलूकी का दुख, और मजीद सितम तो तब होता है कि जब खुदा न खास्ता बेटी बेवा होकर या तलाक लेकर माँ बाप के घर आ जाती है। कहते हैं सब नसीबों का खेल है, तो फकत सवाल इतना है कि आखिर क्या है बेटी का नसीब? क्या है बेटी का नसीब? बेटियों के नसीब की दुआएं इसीलिए देते हैं कि बेटी का नसीब अच्छा हो, क्योंकि हर माँ बाप उसके बुरे नसीब से डरते हैं। हमारे साथ दो ऐसी ही बेटियां मौजूद हैं जो कि इस वक्त सारिम बर्नी ट्रस्ट में शेल्टर होम में रह रही हैं। इनमें से एक लाइबा जो हमारे साथ बैठी हैं, इनका निकाह इनके वालिद ने 3 साल की उम्र में कर दिया था इनके मामू के बेटे के साथ, ये जानते हुए कि उस लड़के का ऑलरेडी अफेयर अपनी भाभी से चल रहा है। सोचना ये था कि शादी के बाद शायद ठीक हो जाएगा, शायद, लेकिन ये शायद रिस्क अपनी बेटी पे क्यों लिया गया, मगर ऐसा हो नहीं सका। और चूंकि वो लाइबा को पसंद नहीं करता था तो लड़ाई झगड़े मारपीट बहुत हुए और आखिरकार उसने लाइबा को तलाक दे दी। जब ये माँ बाप के घर आई तो बाप को ऐसा लगा कि शायद इसमें लाइबा का ही कोई मसला है, लाइबा की ही गलती है, और बाप ने उसको एक कमरे में महसूर करके रख दिया। ना कोई इससे बात करता था, ना इसको बाहर जाने की इजाज़त थी, ना इसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ रखा जा रहा था जैसे कि बेटी के साथ होता है। माँ का दिल हमेशा रोता रहता था बेटी के लिए ज़ाहिर, और ये अक्सर कहती थी कि अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो मैं घर से चली जाऊँगी। ऐसे घर में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ मुझे इंसान ना समझा जाए, बेटी ना समझा जाए। और फिर इससे कहा जाता था कि तुम हमेशा कहती हो, जाती नहीं हो। और फिर एक दिन इसने सोचा कि क्यों ना आज मैं चली ही जाऊं। जब बाप अपने मुंह से कहता है कि तुम कहती रहती हो, जाती नहीं हो,
की तरफ जा सकते हैं। क्या मांगती होगी उनसे? कुछ नहीं, इन्हें क्या चाहिए, अगर शेल्टर होम तक रह रही है वो लड़की आके एक 4 दीवारी के अंदर, तो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ माशरे की भी कुछ खराबियां हैं बिल्कुल कि माशरे की। लोग रहने ही नहीं देते, नहीं रहने देते, नहीं देते, जीने नहीं देते। असल बात यह है। फिर देखें, एक बात बड़ी माजरत के साथ, माँ का बहुत बड़ा रुतबा है, बाप का भी बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर माँ बाप इस काबिल है। औलाद को पैदा कर देना या उनका बड़ा हो जाना उनके सामने, इसका कतई ये मकसद नहीं है कि माँ बाप बहुत अच्छे हैं। मैंने अपनी आंखों से माँ बाप को अपनी औलादों को तबाह करते देखा है, काटते पीटते देखा है हर अंदर। अभी एक वाकया, आलिया भी गई थी उधर, वो हमारे नॉर्थ का ही वाकया था। वो माँ ने पहली दूसरी मंजिल से बच्चे को फेंक दिया नीचे। वो तो अल्लाह ने उसकी जिंदगी देनी थी, वो बच्चा गाड़ी की स्क्रीन पे गिरा जा करके, और स्क्रीन टूट के अंदर गाड़ी में चला गया। माशाल्लाह बच भी गया, सही भी रहा, लेकिन वो भी एक माँ थी। वो भी माएँ हैं, चाहे देखें भूख के लिए कहे, किसी भी अमल में कहे, ले जाके दरिया में फेंक दिया, मार दिया, ये बहाना है ना, इसको मैं बिल्कुल नहीं कहती। और फिर इसको माँ नहीं कहा जाएगा। अगर नहीं, इतना तंग कोई दुनिया की माँ ऐसा तंग नहीं। देखिए हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जवेरिया है, मैं आप हैं, हम लोग अपने बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करते हैं और कर सकते हैं। आप यकीन करें कि मेरा बेटा जो शौक से चीज खाता है ना, अगर कहीं पड़ी हो मैं खा नहीं सकती। नहीं, पता नहीं क्या है कि मैं नहीं खा सकती, मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं खा सकती। ऐसे ही है, बिल्कुल। हालांकि मैं और बेटियां जो होती हैं, बेटियां तो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं। बचपन से ही माँ का हाथ बटाना, छोटे बहन भाइयों को संभालना, माँ बाप की खिदमत करना, और फिर ऐसी बेटियां वाकई बिल्कुल अलग रात ही। 1 बजे जो हमारी बेटी साहबा हैं, उनका मूड खराब हो गया था, चीजें स्कूल के लिए चाहिए थी, तो रात 1 बजे जाके मैं बेटे को कहा जाकर के दिला करके लेके आओ। बिल्कुल ठीक है ना। तो बेटियां तो, और बेटा होता तो शायद, सच बताऊं मैं ये अमल नहीं करता, मैं कहता बस सो जाओ, सुबह देखेंगे, छोड़ो स्कूल को भी। ठीक है, बेटियां तो, इनको तो इतने प्यार से रखना चाहिए, और आप इनको अगर प्यार से रखेंगे, चाहे अपनी हो या पराई हो, अल्लाह ताला इस आपके लिए भलाई करता है फिर उससे। लेकिन ये बदनसीब लोग हैं जो इस चीज को समझते नहीं कि अल्लाह ताला ने ये क्या आपके घर में भेजा है, उनको समझ ही नहीं है इस बात की। बिल्कुल। कहते हैं कि बेटियां सबके नसीबों में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद हो ये वहाँ होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम कहते हैं नसीब नसीब, ये नसीब नहीं है, ये वही जहनी जहालत है जिसकी वजह से हमारी बच्चियां तबाह हो रही हैं। जब आप अच्छे जहन से जो अल्लाह ने कहा है उस राह पे चलते हैं ना, फिर अगर बच्ची के साथ कुछ हो जाए ना, तो वो नसीब होता है। ये नसीब नहीं होता कि जिंदगी गलत। कल मेरे पास एक लड़की आई है, उसने जब उम्र बताई तो भी मुझे बड़ी हैरानगी हुई। 40 साल की थी, लग वो ऐसी रही थी कोई 25 साल की होगी। उसकी पहली शादी बेचारी की हुई 14 साल की उम्र में, 18 साल में डिवोर्स हो गई, 2 बच्चे। दूसरी शादी की वो माशाल्लाह उससे भी आगे निकले वो। ठीक है, अब वो अपनी जान बचाती फिर रही है वो गरीब, ना भाई ना बहन ना माँ ना बाप, तन तना अकेली वो लड़की, कोई उसका साथ देने वाला माशरे में नहीं है। तो आप ये तो देखें ना, मैं कहता हूँ शेल्टर होम तक आ क्यों रही है बच्ची, जिस इलाके में रह रही है, कि अगर माँ बाप उसके खराब हो गए, बुरे हो गए, तो क्या इलाके में कोई भी ऐसा बड़ा नहीं बन सकता? कोई भी समझदार नहीं है, या सब खुद गर्ज हो गए बिल्कुल ही। एक्चुअली उसमें सारम भाई, मैंने एक आपको बात बताऊं कि मैंने वो बच्ची मैंने आप ही के पास भेजी थी कि उनको रखा जा सकता है। जैसे वो मुझे किसी के रेफरेंस से मिली थी, तो मैंने आरिया को रेफर कर दिया था, लेकिन वो मेरी दोस्त है, उसने कहा कि ठीक है अगर तुम्हारे घर नहीं तो मैं रखती हूँ, मुझे क्या मसला है कि बेटियों वाली वो भी है, बेटियों के साथ तुम रहना। लेकिन वो पेरेंट्स जो होते हैं वो उधर भी नहीं रहने देते, पुलिस लेके आ जाते हैं, ये करते हैं। तो आदमी इंसान चाहता है, देखिए अगर मेरे पास है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जान से भी ज्यादा प्यार करूं कोई आए, लेकिन बात ये कि रख भी नहीं सकते। बहन, एक आदमी खड़ा हो ना, एक महल्ले की औरत खड़ा हो तो प्रॉब्लम होती है, जब महल्ला खड़ा होता है ना तो एक अलग ताकत होती है, उसे खड़ा होने की जरूरत है ना, सब सामने आए ना, एक नेकी कर रहे हैं ना। लेकिन बस हम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा, या मैंने जो ज़िंदगी में चेंज लिया, मैं समझता हूँ वो यही देखा, अल्लाह ताला ने समझा दिया कि तुम अपने लिए नहीं पैदा हुए हो,
तुम लोगों के लिए पैदा हुए। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुमसे मकसद हम इंसान हम में से कोई अपने लिए पैदा नहीं हुआ। हम जब खुद गिरते हैं तो आप देखें दूसरा ही हमें उठाता है। अल्लाह ने तो ऐसा निजाम दिया है कि आपको समझा रहा है, दिखा रहा है आपको कि जब तुम खुद गिर जाते हो तो दूसरा आके तुम्हें उठाता है, जब तुम खुद बीमार होते हो तो दूसरा तुम्हारी जो है ना खिदमत करता है। लेकिन वैसे भी सारे भाई आप ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये आप नहीं कर रहे, नहीं कर अल्लाह ताला ने कोई आपको वसीला बना के भेजा है कि मेहरबानी मेरा काम करना है, क्योंकि अल्लाह ऊपर से तो नहीं आएगा, उसने तो अपने बंदे चूज करने जो उनका उसका काम मैं करेंगे। तो कहता हूँ ये उसकी मेहरबानी, मेरी खूबी थोड़ी है। नहीं, लेकिन सारिम भाई की वाकई एक बात है, कभी कोई भी प्रॉब्लम, ज़ाहिर है हमें तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हर मसले से मसाइल से बचाए सबको, लेकिन कभी भी कोई मसला किसी का भी होता है, कोई भी परेशानी, सारिम भाई को 1 बजे फ़ोन करो, 9 बजे फ़ोन करो, 10 बजे फ़ोन करो, रात को 4 बजे फ़ोन करो, सारिम भाई से कहेंगे सारिम भाई ये मसला है, आप देखें आधे घंटे में उसका रिजल्ट फौरन सामने आता है। ऐसा कभी नहीं है कि सारिम भाई ने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है देखते हैं मैं करता हूँ, और उसके बाद 2 दिन तक सारिम भाई का पता नहीं हो। आधे घंटे में सारिम भाई अपना काम वाम सब करके, और ऐसे नहीं कि ऐसे ही किसी से बात कर ली, सारे लीगल एडवाइस लेके फिर फोन करके बताते हैं कि ये है ये मसला, जबकि वो चाहे तो सोच सकते हैं कि भाई ये तो खुद ही कर लेंगे, इनके तो और भी बहुत ताल्लुकात हैं। लेकिन सारिम भाई कभी ये नहीं देखते कि मुझे किसने फोन किया है, किस वक्त फोन किया है, किस मसले के लिए फोन किया है, ये हमेशा खड़े रहते हैं। अल्लाह इनको जिंदगी दे और अल्लाह इनको बहुत तौफीक दे, हिम्मत दे और गैब से इनकी मदद करे कि तमाम लोगों के इसी तरह काम आते रहें। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं और कोशिश करेंगे कि लाइबा से हम बात करें, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ रो ही रही है। लाइबा, आपको सुनना चाहते हैं हम, आपके साथ क्या हुआ, आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। मेरा निकाह 3 साल की उम्र में करवाया था मेरे बाबा ने। 3 साल की उम्र में निकाह हुआ था? जी, मेरे मामू के गांव में रहती थी? जी। अच्छा, गांव में ही हो सकता है 3 साल की उम्र में निकाह। मेरे मामू के बेटे से करवाया था, और जो मेरा शौहर था उसका रिश्ता अपनी भाभी के साथ था, मतलब चक्कर था उसका अपनी भाभी के साथ, बड़ी भाभी के साथ, और वो मेरे घर वालों को भी पता था, उसके घर वालों को भी पता था। उसके बावजूद भी मेरी शादी करवाई गई उस इंसान से, सब कुछ पता था सबको। जब शादी हुई तो जब मैंने ये सवाल उठाया कि जो शादी से पहले जो था वो था, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म कर दो, उसने कहा नहीं, मैं इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने घर वालों ससुराल वालों से बात की, सास से बात की, मैंने कहा अब अपने बेटे को रोकने, क्योंकि अब ये सही नहीं है। एक ही घर में रहते तो सामने हर चीज़ में देखती रहती थी, लेकिन सब ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं है, सब तुम ऐसा कर रही हो, मतलब तुम्हें, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं थी शादी करना। फिर जब मैंने अपने घर वालों से बात की, उन्होंने भी मुझे नहीं सुना, बाबा ने मुझे बिल्कुल भी नहीं सुना, कहा कि नहीं तुम तो चाहती ही है ये, तो क्योंकि मर्जी किसी की भी नहीं थी, ना मेरी थी ना उसकी थी। उसके बाद जब मेरे जेठ को पता चला, जब मैं और मेरी जेठानी का झगड़ा होता है इस बात पे, मैंने कहा तुम अब ये सब कुछ छोड़ दो। तो जब मेरे जेठ ने सुना तो वो उसने कुल्हाड़ी उठाई और हम दोनों को मारने के लिए आया, तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसने आके मुझे 2 कुल्हाड़ियाँ टांग पे मार दी। टांग पे कुल्हाड़ी मारी? जी, और एक पैर पे मारी। इतना कुछ हो गया, फिर भी बाबा को पता चला, उसने मुझे घर तक, मुझे देखने तक नहीं आए थे मेरे बाबा। उसके बाद वो भी बात वहीं पे रहेगी, कुछ भी नहीं हुआ मेरा, मतलब जैसे मैं उसकी औलाद ही नहीं थी। तो उसको ये था कि उसकी बस इज्जत रहे, उसकी बेटी उस घर में रहे बस। उसके बाद ये लड़ाई झगड़े और बढ़ते गए। मेरा शौहर मुझे रात को मारता था, मुझे बाहर सर्दियों की रात में दरवाजा बंद करके कमरे का मुझे बाहर निकाल देता था, बाहर बिठा, मैं पूरी रात बैठी रहती थी। सुबह फजर में दरवाजा खोलता था और मैं अंदर जाकर लेटी थी। सुबह सबको ये बोलती थी कि मैं अंदर थी और मैं सही थी। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि किसी ने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया। जो मेरे बाबा ने नहीं किया तो मैं किसी और को क्या कर सकती हूँ। उसके बाद मेरी सास ने फिर मुझे बिजली का करंट भी लगाया, वो बाबा को पता चला, उसने फिर भी कुछ नहीं किया। करंट लगाया तुम्हें? जी, फिर भी कुछ नहीं हुआ।
फिर मैंने कहा बाबा, जब बाबा ने मुझे बुलाया कुछ नहीं, फिर मैंने बाबा को कहा मुझे उस घर में नहीं जाना। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें तो वैसे भी नहीं रहना, क्योंकि तुम तो ये चाहती ही नहीं हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ और तुम आके बैठ जाओ। तब मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं रह सकते, आप अपनी बेटी को रख ले, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए थे हम दोनों की इस बात पे। तो तुम्हारी मैंने तुम्हें तलाक दी? जी, बाबा ने जरगे में बिठा के तलाक करवा दी मेरी, तलाक करवा दी। और उसके बाद जब घर लेके गए तो घर वालों को सबको बोला इसके साथ कोई बात नहीं करेगा कि ये जैसे हमारे लिए है ही नहीं, मर गई, क्योंकि इसने वो किया है जो मैं नहीं चाहता था, इसने मेरी इज्जत नहीं रखी। सारे घर वालों ने मेरे साथ वास्ता खत्म कर दिया, मेरी माँ ने, मेरी भाई बहनों ने, और बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, किसी के साथ ना बात। सबको ये बोलते कि हमारे लिए मर गई है ही नहीं। उसके बाद जब बाबा के इलेक्शन आने वाले 3 महीने 4 महीने ऐसे गुजर गए, जब बाबा के इलेक्शन आने वाले थे तो बाबा ने मुझे कहा अब अपने घर वापस जाओ। फिर वापस जाओ तलाक के बाद? ताकि लोगों को दिखा तलाक के बाद वापस जाओ? क्योंकि किसी को नहीं बताया था कि मेरी तलाक हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अभी वापस क्यों जाऊँ, जब मेरी तलाक हो गई, आप लोगों ने मुझे इतनी सजा दी है कि मैं किसी से अपनी माँ से बात नहीं कर सकती, तो अब मैं क्यों जाऊँ। बाबा ने कहा नहीं, लोग मुझ पे हंसेंगे, बेटी को घर पे बिठा के रखा हुआ है इसने, तुम वापस जाओ। मैंने कहा वापस मैं नहीं जाऊंगी। जिरगे वालों ने फैसला दिया था, तलाक उनके सामने नहीं हुई थी? नहीं। सही। उसके बाद बाबा के इलेक्शन आने वाले, बाबा ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। उसने मुझे आखिरी धमकी दी थी कि अगर जाओगी तो जाओगी, वरना जिंदा जमीन में दफना दूंगा। कारी करते हैं। फिर किसी के ऊपर भी लगा दूंगा कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन तुम्हें जाना होगा। लेकिन फिर उसी टाइम मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे नहीं रहना। और जब मैं अपनी अम्मी को कहती थी अम्मी आप लोग मुझे इतना मजबूर ना करें, बाबा से कहे मुझे इतना मजबूर ना करें, मैं चली जाऊँ, तो बोलती तुम बोलती हो जा तो नहीं रही। बाबा चाहते, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम चली जाओ। बह जाना है जिसे 2 पल कहानी हो, बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो। बह जाना है जिसे 2 पल कहानी हो। अम्मा की बिटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक निहारे जो परदेसी चिड़िया हूँ। ममता के आंचल में जो गीत गाए हैं, बाबुल ने चुटपुट जो सपने सजाए हैं, वो याद आएंगे, गुपचुप रुलाएंगे, डोली के साथ मेरे जब साथ जाएंगे। बाबा की रानी हूँ,
पता है अब तुम कि कौन से बाबा की रानी हो? सारिम बाबा। बस अल्लाह ताला ने हर इंसान के नसीब में प्यार भी लिखा है, बाप का प्यार भी लिखा है, माँ का प्यार भी लिखा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने सगे माँ बाप का ही हो। अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसे लोग भी पैदा किए हैं जिनके दिल में इतना प्यार है कि वो दुनिया भर में अगर प्यार बांटे तब भी वो प्यार कम नहीं हो, और सारिम भाई उनमें से एक है। अल्लाह ताला सारिम भाई का साया हमेशा तमाम लोगों के सर पे सलामत रखे जो कि इनके शेल्टर में रह रहे हैं और इनकी वजह से जो जी रहे हैं, इनकी वजह से जिनको पता चला है कि ज़िंदगी असल में होती क्या है और ज़िंदगी गुजारते किस तरह है। एक छोटी सी ब्रेक, एक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ एक और हमारी बहन मौजूद हैं, आयशा। और आयशा के बारे में आपको बताती चलूँ कि इन्होंने हमेशा, इनको ऐसा लगा कि शायद इनमें ही कोई कमी है और इनके नसीब जो हैं वो बुरे हैं कि ये किसी भी काम में हाथ डालती हैं तो वो काम ख़राब हो जाता है, रुकावटें आ जाती हैं। यहाँ तक कि मोहब्बत की शादी की, वो भी कामयाब नहीं हो सकी। मियाँ शक करता था और फिर किसी न किसी तरह उससे भी सेपरेशन हुई और जब बाप का इंतकाल हुआ तो वालदा 2 बच्चों के साथ इनको सारिम भाई के शेल्टर होम छोड़ गई खुद। क्या मजबूरियां थी कि आपकी वालदा आपको सारिम भाई के यहाँ छोड़ गई? जैसे मैंने बताया कि नसीब को पहले मैं वो करती थी कि शायद मेरा नसीब ख़राब है, फिर उसके बाद मैं अपनी अम्मी को इल्ज़ाम देने लग गई कि आपकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, मामलात हुए, शादी टूटी है, आपने अगर ये स्टेप लेने ना कहा था, मजबूर ना किया होता तो शायद मैं आज उसके साथ ही रह रही होती। और यानी कि मैंने हर मामले में अपनी अम्मी को कसूरवार ठहराया। फिर अम्मी ने मुझे कहा तुम्हारे गम में अब्बू चले गए। मैंने कहा नहीं, वो आपके इस गलत डिसीजन की वजह से गए। यानी कि मैंने अपनी अम्मी को इतना आजिज़ कर दिया, इतना ज़्यादा जिज कर दिया बोल बोल के कि वो परेशान हो गई। फिर मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की कि चले मैं आपकी सारी परेशानी इस तरह सॉल्व कर देती हूँ कि मैं मर जाती हूँ। तो अम्मी ने फिर इसी वजह से मुझे लगता है कि ये स्टेप लिया है जी हाँ छोड़ने का। लेकिन ऐसा घर में बैठना, सोना, काम करना और 2 वक्त की रोटी खाना, सिर्फ यही तो चीज़ें हैं, ये क्यों भारी हो जाती हैं? ये असल में अगर वही लड़की जिसे मैं समझ रहा हूँ वही हो, पढ़ी भी जो, हाँ, इस वक्त भी ये थोड़ा सा घुमा रही है चीज़ों को। इसकी माँ झूठ बोल करके छोड़ के गई है। अच्छा। और बाहर जाना था तो इसको यहाँ छोड़ करके गई है। बाहर जाना था? हाँ, ये शायद नहीं बोल पा रही, मैं आपको बताता हूँ। और इसने ही मुझे ये बात बोली थी जब मैंने कहा, तो कहने लगी सारिम भाई ये झूठ बोल रही हैं, इन्होंने सिर्फ बाहर जाना है तो मुझे यहाँ छोड़ के जा रही हैं, कभी नहीं लेके जाएंगे। और वही हुआ कि जब छोड़ के गई उसके बाद उन्होंने पूछा भी नहीं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, 5 साल 5.5 साल का है और एक 4 साल का है। एग्जाम्स हो रहे थे बीच में, 3 पेपर देकर दिए उन्होंने और बाकी कंप्लीट भी नहीं कर सके। बच्चे तो बच्चे होते हैं इतने मगर खूबसूरत बच्चे देख के दिल दुखता है उनको देख करके। एग्ज़ाम हो रहे थे, मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, मैं बोला चलो इसको हम रख लेते हैं, आप बच्चों को तो ले जाएं कम से कम, क्योंकि हम यहाँ से तो नहीं छोड़ सकते आने जाने के लिए, तो आप बच्चों को ले जाएं, उन्हें पढ़ाएं। तो फिर बात खुली, फिर इसने बताया कि असल में ले जा ही नहीं सकती क्योंकि सब ख़त्म करके यहाँ से ये बाहर जा रही हैं, तो ये चाहती है कि मुझे और मेरे बच्चे को शेल्टर होम में छोड़ दें। और किसके साथ? पढ़ी लिखी लड़की, बच्चों के पास, अपने बच्चों के पास। पढ़ी लिखी लड़की है, ये खुद खा कमा सकती है। लेकिन वही बात है ना, जब माँ बाप तोड़ते हैं ना औलाद को, मैं कहता हूँ उसका गलत ही फैसला था, लेकिन ये फैसले का अख्तियार तो अल्लाह ताला ही ने दिया हुआ है ना। मर्जी की शादी जो उसने शादी तो होती ही पसंद की, वो कहते हैं लव मैरिज है, मैरिज तो होती ही लव, यानी पसंद है आपकी तो मैरिज है, वरना नहीं है मैरिज। तो ठीक है, उसकी गलती हुई, घर वो चला आ रही थी, झगड़े होते थे, सबके होते हैं, फिर जब डिस्टर्ब करते थे तो और झगड़ती थी। उसमें क्या हुआ कि इसको ये गारंटी दी गई कि तुम इसको छोड़ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। अच्छा, लड़के से खुला ले लो। हाँ, तो इसी ने उसको छोड़ा और इसको भी छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद ये है इस बच्ची की, और इसके लिए भी मैं कह सकता हूँ कि एक बेहतरीन बच्ची है। गलतियाँ किससे नहीं होती है, जब आप हमें इंसान पुकारते हैं ना तो गलती की उम्मीद रखें हमसे, फरिश्ते नहीं हो गए हम। और ये जो बैठी है दूसरी बच्ची है लाइबा, मैं कहता हूँ कि खुदा मुझे ऐसी औलाद दे, मैं तो ये कहूँगा, ये ऐसी बच्ची है
ऐसे तरसते हैं माँ बाप, जो चाहते हैं ना माँ बाप, जिनके सीने में दिल होता है, खुदा से डरते हैं, वो ऐसी औलाद चाहते हैं कि खुदा हमें ऐसी औलाद दे। ये वो बच्ची है ये। और इतना दिल जलता है, कभी कभी हम इतने परेशान होते हैं, यकीन जाने पूछें इससे, मैं शेल्टर होम बहुत कम जाता हूँ, मैं कितने आसरे दूं उनको, कितने उनको तसल्लियाँ दूं। मैं रोज अगर जाने लगा तो रोजाना पर झूठा पड़ जाऊंगा। मैंने जाना ही छोड़ दिया कि चलो बच्चे एक इंतजार में रहते हैं, कभी एक बात कर जाऊंगा, कभी दो बात कर जाऊंगा, जिंदगी को अपने चलाते रहेंगे। जिस दिन मुझे पता है इसको मैं रुखसत करूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा जैसे मैं अपनी सैयदा को रुखसत कर रहा हूँ। ये इतनी प्यारी बच्ची है, ऐसी बच्चियां नहीं है आज माशरे में, हमारे पास ऐसी बच्चियां नहीं है जैसी ये बच्ची है। वाकई इतनी शरीफ, इतनी अच्छी बच्ची है ये। साहिब भाई, अगर शरीफ ना होती तो आपके शेल्टर होम में मैं क्यों भी यही आती? कहता हूँ, अगर मैं भी शरीफ यही ना कहता होती हूँ। तो शेल्टर होम में क्यों आती? कहीं भी चली जाती। आप यकीन जाने ये बच्चियां या हॉस्पिटल जाती हैं वहां से, या किसी प्रोग्राम के अंदर आती हैं। अदरवाइज तीसरी कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये जा सके। ये चार दीवारी के अंदर, वो जेल नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद अपनी जेल बनाई हुई है कि हम इधर महफूज हैं, हमने इधर से कदम को बाहर नहीं निकालना है। और नहीं निकालते, ना इनकी कोई ख्वाहिश होती है, ना हसरत होती है। हाँ, इनसे मैं जाता हूँ, पूछता हूँ आज क्या खाना है, जिस दिन जाता हूँ उस दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ अच्छी पकवा करके ले जाता हूँ। लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है, जो सच्ची बात है, दिल वाली बात है, ये ज़िंदगी नहीं है। इनको ज़िंदगियाँ देनी है हमने, और हम सब मिल के अगर साथ देंगे ना तो ज़िंदगी दे अल्लाह ताला ने पाएंगे। आपको इतनी तौफीक दी हुई है। हाँ, हमें इतनी तौफीक तो नहीं है कि हम जो आप इतना बड़ा काम करें हम कर सकें, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि कार खैर में आपका हाथ बटा सकें, आपका कोई भी छोटा मोटा आपके साथ काम कर सकें, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से अगर हम इसमें शामिल हो जाएं तो जाहिर है ये जो सवाब आपका है वो हमें भी थोड़ा मैं बहुत भी मिल चाहता हूँ कि लोग देखें ना, एक माँ के अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो नहीं संभाल पाती, ठीक है। तो मैं इतने सारे लोगों को बगैर लोगों की मदद के कैसे संभालूंगा, मैं पॉसिबल ही नहीं है। तो लोग आगे आए लोग, और कितने शेल्टर होम बनाऊं, कितने बड़े बड़े बनाऊं, आप अगर हालात को नहीं बेहतर कर रहे तो क्या मैं इन बच्चियों को ला ला करके रखता रहूं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को रखता रहूं। माँ इतनी मजबूर है। अभी एक औरत, उसकी बदनसीबी थी, बेवा हो गई, शादी कर ली, एक बच्ची थी, फिर ट्विंस हो गए उसकी यहाँ, उस मियाँ से। मियाँ ने कहा तुम इनको पालो, इसको मैं नहीं रखूंगा, निकालो इसको। अरे वो गरीब किस दिल से अपनी बच्ची को छोड़ के गई होगी। और बच्ची ऐसी थी कि सारा ऑफिस, जब ऑफिस में छोड़ा है उसको तो सारा ऑफिस उस बच्ची के साथ लगा हुआ था, ऐसी बच्ची थी वो, ठीक है। किस दिल से वो माँ छोड़ करके गई होगी, कुछ सोचे तो सही। अच्छा, एक चीज है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, ये काम आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आलिया भाभी के बगैर तो नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं, आलिया भाभी आलिया, तो अल्लाह ने सबका ख्याल वही तो रखती है। अल्लाह ने आपको भी, ये बाप है तो वो माँ है, कि बीवी ऐसी दी कि वो आपके शाना बशाना खड़ी हैं हर हाल में आपके साथ। अभी मुझे फोन पे कह रही थी कि सिर्फ सारिम से एक सवाल करना कि उनकी बेटी उनको क्या नखरे दिखाती है और वो कैसे, तो ये भी तो बाप है ना, दुनिया देखे कि ये बाप है, ये भी बाप है कि ये क्यों प्यार करता है, ये क्यों नखरे उठाते हैं। बिल्कुल, बस अल्लाह ताला। मैं अपनी बहनों से कितना लड़ा हूं, उनका कोई काम अगर मैं कर सकता हूं तो मना नहीं करता। माँ बोल ही नहीं सकता। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत दे, हौसला दे। और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे कई प्रोग्राम होते रहते हैं मॉर्निंग शोज में, आप देखते रहते हैं, लेकिन इसका कोई मकसद होता है करने का। और आप यकीन करें कि मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि मैं हमेशा सोचती हूँ, हमेशा अपने कामों में भूल जाती हूँ। तो जिस तरह से जो किसी भी किस्म की हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, वो करे, क्योंकि हमारी नेकियां जो हैं वही हमारे साथ जाएंगी। और हमें कुछ नहीं पता कि आगे जाके हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हो सकता है हमारी कोई एक अच्छा कदम बढ़ाया हुआ हमारे उस आने वाली आफतों को रोक दे, परेशानियों को रोक दे जो कि हम पे आने वाली हैं। इसी बात के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगी सारिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका और आप मेरी बहनों का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों को ज़हनी सुकून दे, आप लोगों के मसाइल हल करे, आमीन सुबह आमीन। और आपको अल्लाह ताला और दे, जितना आप लोगों में बांट रहे हैं उससे कोई 100 गुना ज़्यादा अल्लाह आपको दे। छोटी सी बस ये एक बात थी कि अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए बहुत कुछ करेगा इंशाल्लाह। इसी बात के साथ इजाज़त चाहती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।